राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस प्यारे से क्लास क्वालिटी में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और हम लोग जैसे कि फिलहाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ये फिलहाल इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब उसी प्रकार आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि एक संसद होता है, जैसे कि संसद के पार्ट होते हैं कि जो संसद होते हैं उसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल का भी पार्ट होता है। राज्य विधानमंडल में तीन पार्ट होते हैं जो कि उनमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो पहले पहले हम आपको बता दें, जैसे कि राज्य विधानमंडल में पहला आपका हो जाता है विधानसभा। विधानसभा हो गया। फिर दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद हो गया। और फिर तीसरा आपका होता है राज्यपाल। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपका केंद्र में सारी व्यवस्थाएं की जाती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में भी बनाया जाता है। जिस प्रकार से केंद्र में होता है कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, फिर राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में भी सेम वही प्रक्रिया होता है। और इसमें यही होता है कि पहला विधानसभा होता है, दूसरा विधान परिषद होता है, तीसरा राज्यपाल होता है। और इसी के हिसाब से हम लोग पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप सारे इन्हीं पार्टों को कवर करेंगे। पहला हम लोग विधानसभा देखेंगे, दूसरा विधान परिषद देखेंगे, और तीसरा हमारा राज्यपाल देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 क्या बताता है कि राज्य में विधानमंडल होगा। यह हमारे संविधान में जो भी एक प्रक्रिया बनाई गई थी, तो उस प्रक्रिया में लिखा गया था कि आर्टिकल 168 में यह बताया गया था कि राज्य में विधानमंडल होगा। यानी कि विधानमंडल में तीन पार्ट होंगे, विधानसभा होंगे, विधान परिषद होंगे और राज्यपाल होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतनी बात अभी तक सारा समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी कोई भी डाउट वाला प्रक्रिया इसमें है नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 यह बोलता है कि विधानसभा का संरचना, यानी कि विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, इसके सदस्य किस प्रकार के रहेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 170 बताता है, यानी कि अनुच्छेद 170 यह बताता है कि विधानसभा का संरचना। तो विधानसभा का यह होता है कि इसका जो निर्वाचन होता है यह सामान्य जनता लोग चुनते हैं। यह हमारा विधानसभा होता है, क्योंकि जो विधानसभा होता है यह हमारा निम्न सदन होता है। जिस प्रकार से सदन में लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में आपका विधानसभा निम्न सदन होता है। जिस प्रकार से आपका राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा विधान परिषद उच्च सदन। ठीक है, अब आगे देखिए। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि विधानसभा की संरचना होता है, यह आर्टिकल 170 में इसमें यह बताता है कि इसमें टोटल अधिकतम 500 निर्वाचित सदस्य रहेंगे। यानी कि एक विधानसभा में टोटल 500 निर्वाचित सदस्य रहेंगे और कम से कम 60 निर्वाचित सदस्य रहेंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60 है। और इनका जो निर्वाचन होता है वह आम नागरिकों द्वारा होता है, जिसमें जनता भागीदारी का अदा एक प्रकार की भूमिका अदा करती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विधान परिषद। विधान परिषद क्या होता है कि जैसे कि इसमें तो जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको चुनते हैं, चुनावी प्रक्रिया होता है। लेकिन विधान परिषद में ऐसी सुविधाएं नहीं होती। इसमें जनता लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। इसमें थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल बनाया गया है विधान परिषद के सदस्य। तो आर्टिकल 171 में हम लोग यह देखते हैं कि विधान परिषद का संरचना, संगठन। तो इसमें यह बताता है कि जो भी हमारा विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य रहेंगे, उसके 1/3 सदस्य हमारे विधान परिषद में रहेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 40 निर्वाचित सदस्य रहेंगे हमारे विधान परिषद। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा और नियम बताया गया है। इसमें नियम यह बनाया गया है कि इसमें टोटल 1/3 तो आपके विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य रहेंगे। उसके बाद 1/6 राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य रहेंगे। इसमें 1/6 रहेगा जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य रहेगा।
फिर उसके बाद 1/3 रहेगा वह स्थानीय स्वशासन द्वारा सदस्य नियुक्त रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें 1/12 जो सदस्य रहेंगे वह हमारे शिक्षकों द्वारा रहेंगे, शिक्षकों द्वारा रहेंगे, नियुक्त रहेंगे। और 1/12 जो सदस्य रहेंगे जो कि स्नातक वाली डिग्रियां हासिल किए रहेंगे वो लोग निर्वाचित करते हैं। स्नातक सही, यानी कि आपको देखने से पता चल गया होगा कि जो हमारा विधानसभा का चुनाव होता है उसमें जनता लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं, लेकिन विधान परिषद में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि 1/3 जो सदस्य रहेंगे वह हमारा विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य रहेंगे। 1/6 रहेंगे जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत रहेंगे, जो कि राज्यपाल अपने हिसाब से रखवाते हैं। और फिर उसके बाद 1/3 स्थानीय स्वशासन द्वारा रहेंगे। और फिर 1/12 जो सदस्य रहेंगे वह शिक्षकों द्वारा निर्वाचित रहेंगे। और जो 1/12 सदस्य और रहेंगे वह हमारे जो स्नातक वाली डिग्रियां हासिल किए रहेंगे वह लोग व्यक्ति लोग अपना भागीदारी निभाते हैं। लेकिन जनता लोग प्रत्यक्ष रूप से इसमें भागीदारी नहीं निभाते क्योंकि यह हमारा उच्च सदन होता है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का रहता है, लेकिन जो विधान परिषद का कार्यकाल रहता है 6 साल का रहता है। विधानसभा में यह होता है कि मुख्यमंत्री जब चाहे विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जो विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है। विधानसभा एक बार भंग हो जाता है लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होता है। इसमें 6 साल पे तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि इसमें करीब 1 से 3 साल के बीच में ही जो वो सेवा निवृत्ति हो जाती है, यानी कि जैसे कि एक चुनावी माहौल खत्म हुआ उसके 3 साल में ही चुनावी माहौल आ जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को विधान परिषद वाला समझ में आ गया होगा। एक प्रकार से आप लोग अपना कंसेप्ट सदन वाला और राज्य विधानमंडल को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि जिस प्रकार से लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है परंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में होता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है क्योंकि विधान परिषद यह एक उच्च सदन है और जो हमारा विधानसभा या निम्न सदन। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में यह बताता है विधान परिषद का सृजन एवं उत्पादन है, यानी कि जो विधान परिषद का उत्पादन होता है, एक प्रकार से विधान परिषद का गठन करता है वह करता है विधानसभा। विधानसभा क्योंकि अभी आप देखें कि 1/3 निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो विधानसभा साधारण बहुमत द्वारा विधान परिषद का गठन करते हैं। अब आपको बता दूं कि विधानसभा तो टोटल 28 राज्य में है, भारत के 28 राज्य में विधानसभा है, किंतु विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला तो है आंध्र प्रदेश में है, दूसरा बिहार में है, तीसरा कर्नाटक में है, चौथा महाराष्ट्र में है, पांचवा तेलंगाना में है, छठवां उत्तर प्रदेश में है। यानी कि विधानसभा तो टोटल 28 राज्य में है, लेकिन जो विधान परिषद है वह सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में। अब चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 332 यह बताता है कि विधानसभा में आरक्षण। तो इसमें यह बताता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा आरक्षण अनुच्छेद 332 में दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, वो कि आर्टिकल 332 में बताया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 173 योग्यताएं, यानी कि विधानसभा की योग्यताएं क्या होती है। तो विधानसभा की योग्यताएं ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से आप वह भारत का नागरिक हो और 25 साल का उसका आयु हो, वह दिवालिया वगैरह ना हो, तो यह उसका योग्यताएं होती है। और अयोग्यताएं वही होता है कि वह दिवालिया ना हो, वह लाभ के किसी भी पद पर ना हो, तो यह उसका अयोग्यता हो जाएगी। यानी कि जो विधानसभा में अनुच्छेद 173 में उसकी योग्यताएं बताई गई हैं और अनुच्छेद 191 में उसकी अयोग्यताएं बताई गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 172 कार्यकाल, यानी कि विधानसभा का कार्यकाल। अभी हम लोग अभी ऊपर जिक्र किए थे जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहे तो उसको 5 साल के भीतर भी भंग कर सकता है, नहीं तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 188 में शपथ, यानी कि जो विधानसभा में जो भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनका शपथ किस प्रकार से होता है।
तो उनका जो शपथ होता है वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक प्रोटेम स्पीकर द्वारा होता है, कि राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करवाता है जो कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार से राज्यपाल ही शपथ दिलवाते हैं, लेकिन राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं और एक प्रोटेम स्पीकर भी सारे जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं उनको शपथ दिलवाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 190। अनुच्छेद 190 में क्या होता है कि स्थानों का रिक्त होना। जैसे कि इसमें यह होता है कि जो हमारे विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका जैसे कि स्थान रिक्त हो जाता, खाली हो जाता है, किस प्रकार से, यह उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 101 में यह बताता है जैसे कि कोई भी जो सदस्य है जो कि फिलहाल संसद का भी भाग है और विधानमंडल का भी भाग है, तो इसमें यह होता है कि उसको एक पद छोड़कर दूसरे पद पर जाना होगा, नहीं तो उसकी जो मतलब दोनों कंडीशन उसकी जो सदस्यता होती है वह रिक्त हो जाएगी। तो रिक्त क्या, रद्द हो जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि रिक्त वाला प्रोसेस इसमें होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा में है, अगर वह विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य अगर एक प्रकार से है तो फिर उसको एक पद उसको ग्रहण करना होगा, नहीं तो उसका ऑटोमेटिक एक पद रिक्त हो जाए, खाली हो जाए। तो और इसमें यह बताया गया है कि अगर वह दोनों पद में है, अगर वह एक पद नहीं लेता है तो फिर उसके जल्द ही दोनों उसके पद रद्द हो जाएंगे, यह अनुच्छेद 101 में बताया गया है। इसमें मैं इसको लिख दे रहा हूं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में। विधानसभा का निर्वाचित सदस्यता रद्द होना। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि जो आर्टिकल 190 है वह स्थानों का रिक्त होना बताता है और आर्टिकल 101 है वह रद्द होना बताता है। अब चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग यह देखते हैं कि जैसे कि विधानसभा हो गया, विधान परिषद, तो विधानसभा में दो पद महत्वपूर्ण होते हैं, पहला है अध्यक्ष और दूसरा है उपाध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार से विधान परिषद में दो पद महत्वपूर्ण होते हैं, पहला सभापति, दूसरा उपसभापति। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो अनुच्छेद 178 में प्रत्येक विधानसभा में दो सदस्य, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बनाया गया है और ये आर्टिकल 178 में बनाया गया है और आर्टिकल 179 में इसके पद का हटाया जाना बताया गया है कि विधानसभा में साधारण बहुमत द्वारा किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 182 में सभापति और उपसभापति को बताया गया है, ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। जिस प्रकार से इनको साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से इनको भी हटाया जा सकता है, सभापति और उपसभापति। और इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 180 यह बताता है कि जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले में पढ़े थे, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी यही होता है कि जो त्याग पत्र होता है वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा या फिर उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। अगर एक ऐसा पेज आया कि अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। यह व्यक्ति उनको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या फिर इनके कार्यभार को वह राज्यपाल द्वारा निर्वाचित व्यक्ति संभाल सकता है। तो यह हमारा आर्टिकल 118 बताया गया, यानी कि अनुच्छेद 180। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 यही बताता है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के ऊपर विचाराधीन, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई चल रही है, कोई भी उनके ऊपर विचाराधीन मतलब आप कार्रवाई समझ सकते हैं कि अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर कोई भी कार्रवाई चल रही है तो फिर वह विधानसभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करे। यह बताते हैं हमारा अनुच्छेद 181, यानी कि कोई भी ऐसा केसेस आ जाता है तो फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के ऊपर कोई भी भारत सरकार द्वारा कार्रवाई चल रही है तो फिर उस वक्त वो लोग विधानसभा का पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं रहेंगे या फिर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यह हमारा अनुच्छेद 181 बताता है। अब चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 वेतन भत्ते हैं हमारे विधानसभा के, विधान परिषद के, यानी कि किस प्रकार से इनको वेतन मिलता है। तो फिर इनका जो वेतन मिलता है वह हमारा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित
पहले से रहता है, तो उसी प्रकार से इनको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 201। 201 क्या कर, अब जैसे इसमें क्या होता है आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग विधेयक के बारे में जानते हैं कि 3 प्रकार के विधेयक, एक साधारण विधेयक, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक। तो जिस प्रकार से हम लोग उसमें संसद, ये आपके संसद वाले में पढ़े थे कि जो साधारण विधेयक होता है वो पहले लोकसभा में आता है, फिर लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको पारित करता है, या फिर राष्ट्रपति उसको पारित नहीं भी कर सकता है, या फिर राज्यसभा उसको पारित कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है आपके राज्य विधानमंडल में। राज्य विधानमंडल में आपके साधारण विधेयक इस प्रकार बताया गया है कि जो साधारण विधेयक होते हैं, जैसे आपको बता दूं, पहले 3 विधेयक मैं आपको बता दूं, नाम लिख दे रहा हूं। पहला होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। दूसरा होता है धन विधेयक, और तीसरा होता है वित्त विधेयक। टोटल 3 विधेयक होते हैं। तो साधारण विधेयक क्या होता है कि जैसे कि विधानसभा में कोई भी साधारण विधेयक आ गया, तो इसमें पहले 3 प्रोसेस होते हैं। पहला तो गजट का प्रकाशन होता है, किसी भी पेपर पर प्रकाशित हो जाएगा। फिर दूसरे प्रक्रिया में उसका संशोधन होता है, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो, करेक्शन किया जाता है। और फिर तीसरे फेज में उसका मतदान होता है। अगर मैं आपको लिखूं यहां पर, तो सबसे पहले प्रकाशन होता है, गजट का। फिर तीसरा क्या होता है, संशोधन होता है। और तीसरे फेज में मतदान, यानी कि लोकसभा में अगर कोई भी प्रस्ताव आएंगे तो सबसे पहले उसका प्रकाशन होगा, किसी प्रस्ताव का किसी भी गजट के रूप में प्रकाशित होगा। फिर उसका कोई भी गलतियां होंगी तो उसको संशोधन किया जाएगा। फिर लास्ट में उसका मतदान किया जाएगा। तो कोई भी, मान लीजिए विधानसभा में कोई भी विधेयक आ गया, तो अब लोकसभा के बाद वो विधेयक जाएगा राज्य, ये आपके राज्य विधानमंडल। तो पहले विधानसभा में आ गया, तो फिर विधानसभा से सीधा जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद के सदस्यों के पास सिर्फ कितना शक्ति रहता है, वह 3 से 4 महीने तक ही उस जो विधेयक रहता है उसको रोक सकते हैं। फिर उसके बाद वह पुनः ही उनको राज्यपाल के पास भेजना पड़ेगा। तो अब राज्यपाल के पास ये वीटो पावर होता है कि वह साधारण विधेयक को मान सकते हैं या साधारण विधेयक को नहीं मान सकते हैं, या फिर इसको पुनर्विचार के लिए फिर से लोकसभा में भेज सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा साधारण विधेयक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक में क्या बताया गया है, एक्चुअली जो धन विधेयक होता है यह विधान परिषद में कभी भी मतलब लाया ही नहीं जाता। यह सिर्फ उनका विधानसभा और राज्यपाल का ही सारा तालमेल होता है। और जब भी धन विधेयक राज्यसभा की आपके विधानसभा में लाया जाता है तो यह राज्यपाल की पहले से अनुमति के अनुसार ही लाया जाता है। तो इसमें राज्यपाल पहले से ही अनुमति दे देते हैं, तभी ही विधानसभा में यह आपका धन विधेयक लाया जाता है। तो फिर धन विधेयक सबसे स्टार्टिंग में विधानसभा में आता है, और विधानसभा के बाद उसका जो धन विधेयक होता है वह आपके राज्यपाल के पास जाता है। इसमें विधान परिषद का बहुत बड़ा कोई भी रोल नहीं होता है। तो उसके बाद ये राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल को उसको 14 दिन के भीतर ही उसको पारित करना होता है। यह हमारा साधारण विधेयक और धन विधेयक होता है। और फिर उसके बाद हम लोग इसी में देखिए अनुच्छेद लिखे थे कि धन विधेयक विधान परिषद में नहीं रखा जा सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की सारी बातें समझ में आ गई होगी कि जो राज्य विधानमंडल होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं और राज्यपाल होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देख लिए कि जो विधानसभा के कार्यकाल होते हैं वह 5 वर्ष के होते हैं, और विधान परिषद के जो कार्यकाल होते हैं वह 6 वर्ष के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे जो विधानसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेता है चुनाव में, लेकिन विधान परिषद में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित रहते हैं, 1/3 स्थानीय स्वशासन द्वारा होते हैं, 1/6 आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, 1/12 जो होते हैं वह हमारे शिक्षकों द्वारा होते हैं, और जो 1/12 होते हैं वह हमारे स्नातक वाले डिग्रियों वाले के पास होते हैं। फिर उसके बाद इसकी योग्यताएं और अयोग्यताएं हम लोग पढ़ लिए कि योग्यता यही होता है कि वो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष उसका आयु हो, दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर पहले से आश्रित हो। फिर उसके बाद हम लोग उसका शपथ भी देख लिए कि जो विधानसभा का जो शपथ होता है यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर द्वारा कराया जाता है।
तो हालांकि इसमें जितना भी इम्पोर्टेंस थी आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए और जितने भी आपके जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये सारे के सारे के लिए यूजफुल होता है। और इसलिए फिलहाल इसको इतना शॉर्ट नोट्स में ही बनाने के पूरा प्रयास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होगी। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा एक प्रकार से मोटिवेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी और तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।